नमस्कार, मैं अश्विनी कृषि जागरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, डॉक्टर तरुण श्रीधर जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और साथ ही भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के ये पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पशुधन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं और इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम इनसे जानेंगे कि भारत का पशुधन क्षेत्र किस दिशा में बढ़ रहा है और किस प्रकार की संभावनाएं और चुनौतियां आज के दौर में हमारे सामने आ रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत में पशुधन क्षेत्र का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और इसके विकास में किस तरह की बड़ी बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती? देखिए, सबसे पहले तो सबको समझने वाली बात यह है जी। कि विश्व का सबसे अधिक पशुधन भारत के वर्ष के पास है जी। और पशुधन से जो भी उत्पाद पैदा होते हैं लगभग सभी में भारत का विश्व में अग्रणीय स्थान है। और जहाँ तक हम देश की बात करें तो जो कृषि की जीडीपी है, जो कृषि से सकल घरेलू उत्पाद पैदा होता है, उसका 30% से अधिक जो है वो लाइफ स्टॉक और फिशरी सेक्टर से ही पैदा होता है। तो इसका महत्व जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और वैसे भी ओवरऑल इकोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूध में हम विश्व में सबसे अधिक पैदावार है हमारी, लगभग 240 मिलियन टन दूध हमने पिछले वर्ष पैदा किया था। अब मैं बताऊं, नंबर 2 पे हमारे पीछे है अमेरिका। और वैश्विक स्तर पर जब प्रतिस्पर्धा हो तो बहुत प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान वाले बहुत नजदीक रहते हैं। लेकिन अमेरिका का कुल उत्पाद जो है वो लगभग 110 मिलियन टन है, मतलब हमसे आधे से भी कम है। इतना आगे हैं हम दूध के उत्पादन में। जो एक वर्ष में जितना दूध हम एडिशनल पैदा करते हैं पूरा यूरोपियन यूनियन भी मिलाकर नहीं करता। मछली उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। अंडा उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। मीट उत्पादन में हम दुनिया में 5वें स्थान पर हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पशुधन और पशु उत्पाद जो है बहुत विशाल है, अतः इसका बहुत महत्व है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। जी। अब समस्याएं क्या हैं? जी, चुनौतियां क्या हैं? जी। उत्पादन में तो हम बहुत बड़े हैं जी, उत्पादकता में हम छोटे हैं। समझे कि नहीं? तो व्हाट वी आई कॉल इट इज वी आर प्रोडक्शन बाय मास, नॉट मास प्रोडक्शन। जहां अमेरिका हमारे से दूसरे स्थान पर है, अमेरिका में औसतन एक गाय जो है एक 300 दिन की मिल्चिंग साइकिल जिसको बोलते हैं, उसमें 3 से 4 हज़ार किलोग्राम दूध देती है। हमारी गाय 1500 से 1600 किलोग्राम दूध देती है। ऐसे देश भी हैं जहां एक गाय एक मिल्चिंग साइकिल में 20,000 लीटर तक दूध देती है। तो यदि हम उत्पादकता की ओर ध्यान देंगे तो कम खर्च में हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे। जितनी गाय और भैंस आज मिलकर हमारे को 240 मिलियन टन दूध दे रही हैं, अगर उससे आधी संख्या वाली ये देगी तो देखिए कि किसान की आय जो है उसमें कितनी अधिक वृद्धि होगी। आज किसान की गाय अगर औसतन 6 या 7 लीटर दूध दे रही है, यही 10 या 12-15 लीटर दूध देना शुरू कर देगी तो उसकी आय जो है 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे समझने की बात है कि जो लार्जर एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम लाइफ स्टॉक और फिशरीज को उसी का एक उप क्षेत्र या सब सेक्टर मानते रहे हैं। लेकिन ये सोच में कुछ वर्ष पहले बदलाव आया जब भारत सरकार को भी ये रियलाइजेशन हुआ कि भी इस सेक्टर की चुनौतियां और मुद्दे अलग हैं, अतः उन्होंने एक पृथक मिनिस्ट्री क्रिएट की, इसको सेपरेट उससे कर दिया। उससे क्या हो गया कि अब विभिन्न योजनाओं द्वारा बहुत ही फोकस्ड अटेंशन जो है इस क्षेत्र को दी जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो उत्पादकता है, पर उससे बड़ी चुनौती ये है कि ये व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें बहुत आकर्षक नहीं माना जाता, अट्रैक्टिव नहीं माना जाता। भाई आज की तारीख में कोई आपको युवा मिलता है, खास तौर पे शहरी क्षेत्र में, शहरी क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का, जो ये कहता है कि मैं बड़ा होकर पशुपालक बनूंगा। कोई ये भी नहीं कहता मैं बड़ा कृषक बनूंगा, ये मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, IAS अफसर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। एवरीबडी वांट्स अ जॉब जहां कमरे में बैठ के कुर्सी मिले और मैं वो कर सकूं। सबसे बड़ी चीज है कि हम युवाओं को इस क्षेत्र की ओर किस तरह आकर्षित कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है वो ये है कि हम इसको पारंपरिक व्यवसाय ना मानकर एक प्रोफेशन ऑफ चॉइस बनाएं, पैसा दिखाएं उनको कि भाई यदि आप पशुपालन करेंगे तो आप
अमीर बन सकते हैं, आप धन कमा सकते हैं, आप में समृद्धि आ सकती है। विभिन्न अध्ययन जो इस क्षेत्र में हुए ये कहते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल है इस क्षेत्र का इज 4 times द इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक FAO की स्टडी मैंने पढ़ी थी, वो ये कहती थी कि भारतवर्ष में जो पशुधन है, विच इंक्लूड्स फिश भी पशु ही है, कि अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आप 4 रुपए कमा सकते हो। तो हाउ टू अट्रैक्ट द यूथ टुवर्ड्स दिस सेक्टर इज अ बिग चैलेंज। वंस यूथ स्टार्ट्स गेटिंग अट्रैक्टेड and considers it to be a viable vocation which can earn money, अपने आप ही उत्पादकता की तरफ भी लोग जो है वो ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो this according to me is the biggest challenge। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, जहां तक तो पारंपरिक कृषि का प्रश्न है, आपने आज बीज बोया, आपको 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद उसकी फसल मिलती है। दिस इज वन सेक्टर वेयर यू गेट फसल एवरी डे, और कई बार दिन में 1 बार नहीं 2 बार भी मिलती है। तभी जो हमारा जो भारतवर्ष में जो कृषि क्षेत्र है ना, इसको हम बोलते हैं मिश्रित कृषि। कोई कृषक भारतवर्ष में विरला ही कृषक ऐसा होगा जिसके पास पशुधन ना हो, या कोई विरला ही पशुपालक होगा जो सिर्फ पशुपालन ही करता है, उसके पास खेती बाड़ी की जमीन ना हो। वाई दिस मिक्स्ड फार्मिंग? ये मिक्स फार्मिंग इसलिए है क्योंकि फार्मर को पता है कि पशुधन जो है ना वो मेरी सोशल सिक्योरिटी है। इसको ये भी बोलते हैं इट्स लाइक माई ATM, बकरी मुर्गी वगैरह, कि जब धन की जरूरत हो आपने उसको बेच दिया या आपको उससे अंडे मिल गए, आपको रोज पैसा आ रहा है। जबकि फसल जो है आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी देगी, पर आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, और 6 महीने के अंदर कुछ अनहोनी भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट the importance of this overall sector is। जी, बहुत सही बात आपने कही कि इस प्रोफेशन को चॉइस ऑफ प्रोफेशन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, अगर हम बात करें कि सरकार द्वारा पशुधन और डेयरी सेक्टर के लिए जो भी प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं, उनका जमीनी स्तर पर किस तरह का असर आज के दौर में देखने को मिल रहा है? देखिए, अब ये जो आपने प्रश्न किया ना, ये मुद्दा जो है इसको किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है कि जो नीति बनती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बीच में क्या गैप रहता है। अब ये कहना गैप नहीं रहता वो भी गलत होगा, गैप तो रहता ही है। 2-3 कारण हो सकते हैं उसके। एक तो ये है कि जो नीति निर्धारण करने वाला है वो धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है, उन दोनों के बीच में सोच में और समझ में फर्क है, अंतर है। अब कई बार आपने देखा होगा कि हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सेमिनार करते हैं, चर्चा करते हैं, या पशुपालन क्षेत्र से करते हैं, उसमें पशुपालक तो 2 होंगे पर हमारे जैसे ज्ञानी 10 होंगे। तो थोड़ा सा ये समझ में गैप हो जाता है। दूसरा ये है कि नीति निर्माता ने अपनी सोच समझ के मुताबिक बड़ी ठोस नीति बनाई है, परंतु उसके क्रियान्वयन के लिए जो आपको बुनियादी ढांचा चाहिए उसमें कुछ कमी है। आफ्टर ऑल, इफ यू make a policy and notify a policy, for implementation of that policy you not only need financial resources, you need human resources also, and you need institutional support। क्योंकि हमारे ये जो कृषि और पशुपालन क्षेत्र जो है हमारे संघीय ढांचे में, क्योंकि ये राज्यों की जिम्मेवारी है, कई बार जो केंद्र स्तर पर पॉलिसी बनती है उसको क्रियान्वयन करने के लिए राज्यों के पास इतने अपने साधन या अपना जो बुनियादी ढांचा है उसमें कमी होती है। ये दिक्कत भी कई बार आ सकती है, स्टाफ पूरा नहीं है या कोई एजेंसी पूरी नहीं है। या तीसरी चीज वो कई बार क्या आती है कि जो केंद्रीय स्तर पे पॉलिसी बनती है, समटाइम दैट बिकम्स वन साइज फिट्स ऑल, पर हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो भूगोलिक भी हो सकती है, वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भी हो सकती है। तो ये कुछ चुनौतियां रहती हैं, बट ये चुनौतियां हमेशा ही रहेंगी। नीति निर्धारण करने वाले और उसको लागू करने वाले, बेसिकली इन दोनों में परस्पर समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे की समझ होनी चाहिए और करीब आना चाहिए एक दूसरे को। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि किसान जो है वो किस तरह से पशुपालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारे देश में पशुधन का जो व्यवसाय है और पशु उत्पाद हैं, इसमें ये पोटेंशियल है, संभावना है कि हम 4 गुना अपनी आय कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री ने तो किसानों की आय दोगुना करने का आह्वान किया था, पर वो पूरे क्षेत्र का था। पशुधन में ये पोटेंशियल है। कैसे पोटेंशियल है? देखिए, हमारा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो पशुधन और पशुपालन कर रहे हैं, ये बड़ा लो कॉस्ट मॉडल है। लो कॉस्ट मॉडल क्या? आपने 5, 6, 10 मुर्गी रखी, खर्चा लगभग 0, क्योंकि मुर्गी जो है वहीं घूम के आपकी बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको बोलते हैं, वहीं घूम के जो हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह है उस पर पल रही है और आपको अंडे दे रही है। अगर हफ्ते में 2 या 3 अंडे भी दे रही है, तो वो जो व्हाट वी कॉल दैट ऑर्गेनिक एग, वो आज बाजार में 10, 15, 20 रुपए तक बिकता है। लागत 0, पर रोज की
आमदन। फिर आफ्टर सम टाइम जब मुर्गी जो है वो बतौर मुर्गी और जो है मार्केट में बिक सकती है, ये एक सप्लीमेंट्री इनकम हो गई। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर्स कर रहे हैं, हु स्टार्टेड विद 5-10 मुर्गीज, तो जैसे जैसे आपकी आय आनी शुरू होती है, आपका वो पशुधन भी बढ़ता जाता है, बढ़ाते रहते हैं, उसको व्यवसाय के तौर पे लेते हैं। इसी तरह दूध एज अ सप्लीमेंट्री इनकम किसान को हर रोज के 200, 300, 400 रुपया दूध जो है वो दे रहा है। इसी को अगर इसको फैलाना शुरू कर दिया जाए तो 4 गुना करेगा। अब 4 गुना कैसे करेगा? नंबर 1, आप इसको सिर्फ ट्रेडिशनल एक्टिविटी की बजाय इसको वैज्ञानिक आधार पर करना शुरू करें। 80 नस्ल सुधार कार्यक्रम करें। नस्ल सुधार कार्यक्रम से जो हमारी देसी गाय आज 3 या 4 लीटर दे रही है, अगर नस्ल सुधार से 7 या 8 लीटर दे, फिर उसकी खुराक में सुधार करें। न्यूट्रिशन अगर बैलेंस डाइट देनी शुरू कर देंगे, आप जैसे बच्चे को आप अच्छा दूध पिलाएंगे, अच्छा भोजन देंगे, वो तंदुरुस्त हट्टा-कट्टा बनेगा। सेम तरह ही पशुधन को जो है उसकी न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दें। न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देके स्टार्ट वैल्यू एडिशन, कि किसान जो आज दूध कर रहा है, अब पनीर बनाने में क्या खर्चा होता है? अगर 1 लीटर दूध जो है 40 रुपए का किसान बेच रहा है, 1 लीटर दूध से उसको 200 ग्राम पनीर भी मिलता है, तो वो पनीर जो है उसको 100 रुपए में बेचेगा। खर्चा दूध क्या होता है? एक नींबू ही निचोड़ना है। और दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, पर वो पनीर बेचने के लिए उसके पास कुछ साधन है कि नहीं है। ये छोटी छोटी इंटरवेंशंस हैं जो कर सकती है छोटे लेवल पे। फिर इसी को अगर आप स्केल अप करना शुरू कर दे विद वैल्यू एडिशन, तो ये स्केल अप बहुत हो जाएगा। ऐसे ही मछली पालन है। मछली पालन में भी आपको रोज फसल मिल रही है, रोज फसल मिल रही है। आपने सिंपल क्या करना है कि किसान को वो साधन देना है कि मछली उसकी फ्रेश रहे, क्योंकि पशु उसके पालन के जितने भी उत्पाद है ना, पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो हाउ टू कीप इट फ्रेश, दैट विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। यही फ्रेश उत्पाद मार्केट में जाएगा, उसको दूध का खोया बनाना है। क्या लगता है खोया क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा आग का ही खर्चा होगा ना, उसको करते रहना, खोया बन जाएगा। तो जितना 1 लीटर दूध से पैसा मिलता है, खोया बनेगा 4 गुना या 5 गुना पैसा उसको मिलेगा। अच्छा, दूध का संभव हमारे खासतौर पे डेयरी में तो इस देश में एटलीस्ट ये हमारा सौभाग्य है कि लगभग हर स्टेट में एक अच्छा प्रोक्योरमेंट का और कलेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। उसको और सुदृढ़ किया जाए और नस्ल सुधार। और देखिए सिंपल चीज़ है, वेदर एनी लिविंग बीइंग, whether it is a plant, whether it is a human being or an animal, 2 most important things are seed and feed. ठीक है ना? उसका मूल नस्ल क्या है और उसको क्या खुराक मिल रही है, चाहे वो आदमी का बच्चा है, चाहे वो किसी पशु का बच्चा है। ये कुछ चीज़ें हमें करनी है। पर जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इट शुड बी सीन एज अ बिजनेस, नॉट एज अ ट्रेडिशनल एक्टिविटी की पारंपरिक है क्योंकि मेरे बाप दादा करते थे, मैंने करना है। एज अ बिजनेस एंड अ बिजनेस ऑफ चॉइस। और उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। एंड वंस यू स्टार्ट, जैसे बोलते हैं ना, मेक इट ग्लैमरस, इसमें टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस होगी, ग्लैमरस होगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो अहम जानकारियां साझा की हैं वो ज़रूर हमारे जो भी किसान हैं, दर्शक हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए बहुत ही कामगार साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। और मुझे नहीं मालूम जो जानकारी मैंने दी अहम है कि नहीं है। जी जरूर है, अहम है सर। यदि इसका किसी को लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू।